वो तारीख थी 15 अक्टूबर 2024 की। मंगलवार का वो दिन था और सब कुछ आम तरीके से चल रहा था। इतने में एक खबर निकलकर सामने आती है कि बिहार के पटना में एक नेहरू नगर नाम की जगह है। इसी नेहरू नगर के एक घर में एक रिटायर्ड दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि लोग देखकर हैरान रह गए। इस दंपत्ति के 3 बच्चे थे जो तीनों बाहर रहते थे, जिसमें से एक लड़का हैदराबाद में तो मंझला बेटा दुबई में रहता था और तीसरा बेटा राजन जो कि दिल्ली में रहा करता था। तो इसलिए ये जो परिवार था ये रिटायरमेंट के बाद अपने एक फ्लोर पर रहते थे और नीचे उन्होंने पूरा किराएदार रखा हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा घर चल रहा था। लेकिन जब ये हत्या होती है तो हड़कंप मच जाता है। तत्काल पुलिस की टीम जांच में लग जाती है और जो सच्चाई निकल कर सामने आती है वो वाकई सबको हिला कर रख देती है। इसके बाद जब 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस इस मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जो वाकई पूरे केस को हिला कर रख देगी और एक ऐसे अवैध संबंध की, एक ऐसे मर्डर की साजिश को अंजाम देती है, एक ऐसी सच्चाई को बयान करती है जो वाकई सभी को हैरान कर देती है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटी है बिहार की राजधानी पटना के एक क्षेत्र नेहरू नगर में। नेहरू नगर की गली नंबर 2 में एक घर था जिसका नाम सुजाता निवास था और इसी सुजाता निवास में एक दंपत्ति रहा करते थे। तो इस दंपत्ति की उम्र, जिसमें पति की उम्र करीब 75 साल के आसपास थी और इनका नाम के.एन. श्रीवास्तव था, और वहीं जो पत्नी थी इनकी उम्र 65 साल के आसपास थी, इनका नाम सुजाता था। इन्हीं के नाम पर ये घर बना हुआ था। नीचे के माले पर किराएदार रहते थे तो ऊपर के फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर ये दंपत्ति रहा करते थे। वक्त गुजर रहा होता है, किसी को कोई पैसे की कोई कमी नहीं थी, बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर सेटल थे, इनके पास पेंशन आ रही थी, किराए से भी पैसा आ रहा था, तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चूंकि पति को पार्किंसन की बीमारी थी और ऐसे में वो एक बिना वॉकर की सहायता के बिना चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन जो पत्नी थी उसकी उम्र करीब 65 साल के आसपास थी। वो वृद्ध महिला 65 साल की उम्र में अपने घर के सभी काम करती थी और उसे एक गंदी आदत लग जाती है। वो आदत थी सेक्स की। वो अपने घर पर नए नए लड़कों को बुलाया करती थी और उनको सेक्स करने के बदले में पैसे भी दिया करती थी और इस तरीके से उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही थी। तो उसके बाद जब ये घटना निकल कर सामने आती है तो एक बंद कमरे के पीछे छिपे एक ऐसे खौफनाक, एक घृणित राज को बयां कर देती है जो वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक 65 साल की उम्र की एक महिला इतनी अधिक उम्र में अपने से आधे उम्र के एक लड़के जिसकी उम्र करीब 31-32 साल के आसपास है उसके साथ कैसे अवैध संबंध बना सकती है, किस तरीके से उसकी हवस उसे और उसके पति की जान पर बनाई और दोनों का मर्डर हो गया। आज की इसी सच्ची घटना में आप सभी को बताने वाले हैं, तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये जो घर है ये बिहार के पटना का एक थाना है पाटलिपुत्र, और इसी पाटलिपुत्र से लगा हुआ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम नेहरू नगर है और इसी नेहरू नगर की गली नंबर 2 में ये घर पड़ता था। और इस घर में 2 लोग जो रहते थे वो बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। जो तीनों बच्चे थे वो बाहर ही रहते थे तो कोई कमी नहीं थी। इसके बाद एक रोज 15 अक्टूबर 2024 को उनके एक बेटे ने, जो कि दुबई में रहता था, उसने अपने घर पर फोन किया और घर पर जब फोन करने के बाद अपने माता पिता का हालचाल लेना चाहा तो फोन नहीं उठता है। इसके बाद उसे बड़ी परेशानी होती है, वो बहुत परेशान होता है। तो सामने की बिल्डिंग में, जिसका नाम गणेश बिल्डिंग बताया जा रहा है, उसमें रहने वाले एक व्यक्ति जो गार्ड की नौकरी कर रहा था, राम प्यारे यादव, उसके पास कॉल करता है। जब राम प्यारे यादव के पास इस व्यक्ति का फोन जाता है तो ये कहता है कि मेरे पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कृपया आप देखकर बताइए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माँ कहाँ है, और हो सके तो आप उनसे बात करवा दीजिए। राम प्यारे यादव ऐसा सुनता है तो वो सीधा कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात आपके परिवार से करा देता हूँ और मैं उस घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गार्ड सीधा फोन लेकर उस घर जाता है। जब वो सुजाता निवास पहुंचता है तो नीचे से वो एक किराएदार को भी अपने साथ ले लेता है। जैसे ही वो गार्ड ऊपर जाता है वो ये देखता है कि ऊपर की जो रूम है उस पर ताला लगा हुआ है। वो उस रूम को खोलता है और खोलकर जब अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। अंदर बेडरूम में एक लाश पड़ी हुई थी और एक किचन रूम में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। जब वो ये देखता है तो तत्काल उस फोन को वीडियो कॉल में बदल देता है और तत्काल उस घर का पूरा नजारा उसका बेटा दुबई में बैठकर देखने लगता है। वो भी तुरंत परेशान हो जाता है और रोना पीटना मच जाता है। उस घर में 2 नृशंस वारदातें, 2 नृशंस हत्याएं कर दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद हड़कंप मच जाता है और तुरंत वो गार्ड राम प्यारे यादव और वो किराएदार सीधा पुलिस को इत्तला करते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस आकर अंदर के नजारे को देखकर घबरा जाती है। अंदर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी जिसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। ऐसा लगता था कि किसी भारी चीज से उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया हो। और वहीं
उसके गले पर भी रेतने के निशान पाए गए और उसके साथ ही साथ उसका जो पति था, उस वृद्ध व्यक्ति के सीने पर भी कई सारे जख्म थे, कई सारे चाकू घोंपने के निशान थे और इससे ये पता चलता है कि बहुत ही बेदर्दी के साथ इन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद तत्काल उस घर की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी में ये पता चलता है कि इस घर से हत्या के अलावा चोरियां भी हुई हैं, जिसमें 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी, चांदी की कटोरियां और कुछ महंगे जेवरात, यहाँ तक कि महिला की हाथ में पहने हुए सोने के कंगन और उसकी कुछ कीमती जेवर भी निकाल लिए गए हैं, उसे भी चोरी कर लिया गया है। साथ ही पास में रखा हुआ एक मोबाइल फोन भी उस कातिल ने अपने साथ ले लिया था, उसे भी हड़प लिया था, उसे भी चोरी कर लिया था। इसके बाद तत्काल उस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए अपनी जांच में लग जाती है। उन तीनों बेटों को इस बारे में सूचना दी जाती है और ये बताया जाता है कि आपके घर में आपके माता पिता का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और पुलिस तत्काल इस मामले में आगे की कार्यवाही करते हुए इनकी पति को निकालती है। तो दोस्तों, जब पुलिस इस मामले में आगे की जांच करती है तो उसे ये पता चलता है कि दरअसल ये जो दंपत्ति थे, ये सिवान जिला के एक थाने जिसे नौतन के नाम से जाना जाता है और इसी नौतन थाने से सटा हुआ एक गांव है पंचलखी, और ये लोग इसी पंचलखी गांव के रहने वाले थे जो अपने मूल निवास को छोड़कर बिहार के पटना में इस नेहरू नगर की गली नंबर 2 में आकर रहा करते थे। इनका यहीं पर घर था और रिटायरमेंट के बाद ये यहीं पर सेटल हो गए थे। दोस्तों, तत्काल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस निकालती है और अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी शुरू करती है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ही उसे कोई सुराग, कोई सफलता हाथ नहीं लग पाती है। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही होती है और एफएसएल की टीम भी आकर उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहां पर खून के धब्बे और ब्लड सैंपल्स थे, हाथों के उंगलियों के निशान थे या डोर पर जो उनके निशान पाए गए, उसकी जांच करने लगती है। और इतने में पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है तो उसे कोई सफलता हाथ नहीं मिलती है। पुलिस अपने स्तर से प्रयास कर ही रही थी कि उसे एक व्यक्ति आकर ये बताता है कि उसके हाथ में एक 15 सेकंड का, एक 11 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है जो कि इस मामले में काफी अहम सुराग बन सकता है। जब पुलिस उस सुराग को देखती है, उस सीसीटीवी फुटेज को देखती है, तो दरअसल वो फुटेज 15 अक्टूबर 2024 का ही बताया गया और उस 15 अक्टूबर 2024 की उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उसी घर के पास से निकलता हुआ, गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। तत्काल उस सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जब जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी एरिया में रहने वाले एक दुकानदार अमित कुमार है, जिसका बाइक का नंबर और जिसके चेहरे की हुलिया को पहचान करके पुलिस तत्काल उस अमित कुमार नाम के व्यक्ति के पास पहुंचती है और उस दुकानदार को गिरफ्तार कर लेती है। जब शुरुआत में उस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है, उससे पूछा जाता है तो वो भी इस बात को स्वीकार कर लेता है। वो ये कहता है कि हाँ, वो इस सुजाता निवास में आता जाता था और वो इनके घर की गृहस्थी के सामान भी लिया दिया करता था और ये आंटी उसे सामान लेने देने के पैसे भी दिया करती थी। इस तरीके से बात खत्म हो जाती है। दोस्तों, दरअसल ये अमित कुमार उर्फ टिंकू उसी एरिया से सटे हुए एक दूसरे क्षेत्र राजीव नगर के रोड नंबर 27 में रहता था और ये उसकी जो दुकान थी वो इन्हीं नेहरू नगर के पास गली नंबर 2 के पास सटी हुई एक उसकी परचून की दुकान थी। इसके बाद जब पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगता है तो पुलिस ने अपना एक पुराना पैंतरा अपनाया और पुलिस ने अंधेरे में तीर छोड़ा और ये कहा कि हमारे पास तुम्हारे सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं और हमें ये पता चला है कि तुम जो इस महिला के साथ लगातार बातचीत करते थे और जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमें संदिग्ध की तरफ इशारा करते हैं। तो इस मामले में पुलिस से पहली सुराग हाथ लगती है तो पुलिस का निशाना सही बैठता है। उसके बाद जब ये अमित कुमार उर्फ टिंकू पुलिस को बरगलाने लगता है, नई नई कहानियां सुनाने लगता है और गोलमोल बातें कहने लगता है तो पुलिस समझ जाती है कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है और पुलिस तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। दोस्तों, बाद इस अमित कुमार नाम के व्यक्ति ने जो कहानी बताई और जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई और इस महिला के प्रति, इसके व्यवहार के प्रति सोचने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, जब अमित इस महिला के बारे में और ज्यादा बताता है तो ये कहता है कि इसकी इस महिला से डेली बातचीत होती थी और फोन के जरिए ये दोनों बराबर कांटेक्ट में रहते थे। ये महिला इससे बराबर बातचीत करती थी, सामान का लेन देन भी होता था और इस प्रकार से ये महिला इससे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। दोस्ताना रवैया हो जाने के कारण एक रोज 15 अक्टूबर 2024 को ये महिला इस लड़के अमित कुमार को इसके घर बुलाती है और ये कहती है कि आओ, कुछ काम है और उसके बाद तुम चले जाना। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे इस अमित कुमार की। ये अमित कुमार नाम का जो व्यक्ति था ये नालंदा के एक क्षेत्र पड़ता है हिलसा और ये इसी हिलसा थाने के पास का रहने वाला एक ये व्यक्ति था अमित कुमार, जो कि
यहाँ नेहरू नगर के पास ही एक परचून की दुकान करता था और राजीव नगर के रोड नंबर 27 में रहता था। दरअसल इसका रवैया जो था वो बहुत हेल्पिंग नेचर का था, बहुत केयरफुल नेचर का था। तो इस कारण ये जो महिला सुजाता देवी थी वो इससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। दोनों के बीच जो दोस्ती थी वो बढ़ती चली गई और अब ये दोस्ती धीरे धीरे करके शारीरिक संबंधों में बदल जाती है। दरअसल इस महिला सुजाता देवी को नए नए लड़कों की शौक थी, नए नए लड़कों की लत थी और इसे सेक्स करने की बहुत बुरी आदत थी। इसने अपने घर पर कई सारे लड़कों को बुलाना भी शुरू कर दिया था और उसी क्रम में ये लड़का अमित कुमार भी इसके घर पर जाया आया करता था। और इसी क्रम में ये सुजाता देवी और अमित कुमार के बीच अब अवैध संबंध बनने लगते हैं। ये अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू होने के बाद खत्म नहीं होता है और 15 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर से सुजाता देवी ने अमित कुमार को कॉल करके अपने घर पर बुलाया। उस समय करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का वक्त था जब अमित कुमार सुजाता देवी के घर पर जाता है और दोनों एक कमरे में जबरदस्त तरीके से अवैध शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन जब एनके श्रीवास्तव ये देखते हैं कि ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो ये बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आता है क्योंकि ये और इनकी पत्नी ये दोनों आपस में बराबर लड़ा झगड़ा करते थे और अब आसपास के रहने वाले लोगों के लिए और नीचे के किराएदारों के लिए ये दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी। इसलिए कोई भी इनके शोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद तत्काल वो अमित कुमार नाम का व्यक्ति दौड़ कर आता है और इनको पकड़कर घसीटते हुए अंदर इनके बेडरूम में ले जाता है और इनका एक तकिए से गला घोटना शुरू कर देता है। और इधर उनकी जो पत्नी सुजाता देवी थी वो उस बेडरूम से बाहर निकलती है और किचन में जाकर एक छुरा लेकर आती है और उसी छुरे से अपने ही पति का अपने ही बेडरूम में बेरहमी से चाकू घोप घोप कर कत्ल करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब उस महिला ने अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया तो वो ये देखती है और उस कत्ल के चाकू को उसके सीने से निकालते हुए ये कहती है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, आज इस बला से मेरा पीछा छूटा, समस्या खत्म हुई, अब हमारे बीच आने वाला कोई नहीं है और हम दोनों के बीच अब जो संबंध बनेंगे उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है और तुम परेशान मत हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी और इस मामले से हम दोनों बच जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो महिला उस खंजर को उसके सीने से निकालते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है और वहां जाकर उस किचन में उस चाकू को धोने लगती है जिसके ऊपर ताजा ताजा खून लगा हुआ था। वो महिला इस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रही थी जिससे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर न कोई खौफ था, ना ही कोई शिकन थी और ना ही कोई डर था। लेकिन जब वो व्यक्ति अमित कुमार ये देखता है कि ये महिला एकदम बेधड़क है, एकदम बेखौफ है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है। वो ये सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं ये महिला कल को मुझे भी फंसा सकती है, मेरा भी इसी तरीके से कत्ल कर सकती है और ये बता सकती है कि इसके पति की कत्ल के जुर्म में मैं अंदर हो सकता हूँ। और वो अपने फंसने के डर से घबरा जाता है, इसलिए वो ये सोचता है कि अब इस महिला का मरना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद अमित कुमार ने तत्काल उस बूढ़ी महिला का भी मुंह दबाना शुरू कर दिया, उसका दम घोटना शुरू कर दिया। जैसे ही उस बूढ़ी महिला ने ये देखा तत्काल वो चीखने लगती है और तत्काल अमित के हाथ पर काटना शुरू कर देती है। इसके बाद जब अमित ये देखता है कि ये महिला इसके हाथ पर काट रही है तो वो और बुरी तरीके से बौखला जाता है और एक चाकू जिससे उसने उसके पति का कत्ल किया था वो उस चाकू को उठाता है और इस महिला के गले पर फेर देता है। जैसे ये फेरता है तत्काल वो महिला गिर जाती है और तत्काल एक दो चाकू की जो चोटें होती हैं वो इस महिला के साथ साथ अमित को भी लग जाती हैं। इधर वो महिला जब उस जमीन पर पड़ जाती है और उसका कत्ल हो जाता है तो इतने पर भी अमित का मन नहीं भरता है। वो एक मूसल टाइप की चीज उठाता है और उसके वार से उस महिला का पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। उस महिला के चेहरे को इस तरीके से बिगाड़ता है क्योंकि वो चेहरा भी पहचान में ना आ सके। उसके बाद उस महिला का कत्ल करने के बाद अमित कुमार उसके हाथों में पहने गए कंगन, बेडरूम में रखे गए कई महंगे चीजें जिसमें चांदी की कटोरियां थी, मोबाइल फोन्स थे, 1-1.5 लाख रुपए के गहने, जेवर और रकम आदि थे, उन सभी को चोरी कर लेता है और चोरी करके चुपचाप वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद वो चुपचाप अपनी दुकान पर जाता है, अपना दुकान खोलता है और दैनिक कार्यों को करने में लग जाता है। और जब शाम को एक दुकान पर जाता है, एक ज्वेलरी की दुकान में जाकर उस सोने के सारे गहनों को गिरवी रखता है और ये कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और ऐसा कहकर वो उस सोनार से कुछ पैसे लोन के तौर पर, गिरवी के तौर पर ले लेता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है और उस मोबाइल फोन को वो कहीं छुपा देता है। इसके बाद जब पुलिस इस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी करती है तो तत्काल उस फोन की CDR निकलवाई जाती है जिसमें देखने में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। आसपास के पड़ोसियों से भी जब बातचीत की जाती है तो पड़ोसी भी यही कहते हैं कि दरअसल सब कुछ सामान्य था, कहीं भी कुछ ऐसी संदिग्ध वाली बात थी ही नहीं। लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आती है तो पुलिस और आसपास के लोगों के साथ साथ पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके का हड़कंप मच जाता है कि आखिर कैसे एक 65 साल की बुजुर्ग महिला
अपने से आधे से भी कम उम्र के एक लड़के जिसकी उम्र करीब 31 साल के आसपास है उसके साथ अवैध संबंधों में पड़ सकती है। और इस अवैध संबंध में वो इतनी अंधी हो जाती है कि अपने ही पति का बेरहमी से एक बेडरूम में कत्ल कर देती है। और यही नहीं, उस महिला ने अपने पति का जब कत्ल कर दिया तो वो ये सोचने लगी कि अपनी प्रेमी के साथ आगे की जिंदगी गुजारेगी, लेकिन कुछ ही देर में उस प्रेमी के द्वारा उस महिला की भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और एक पूरा परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब जानकारी ये भी मिलती है, निकल कर सामने आती है कि ये महिला संबंध बनाने के बाद पैसे भी दिया करती थी और लोगों के साथ इसके कई सारे अवैध संबंध थे और कई सारे लड़के इसके घर पर डेली आया जाया करते थे। तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये अवैध संबंध, ये हवस किस हद तक चली जाती है और किस तरीके से एक बेखौफ बेरहम वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और इस तरीके से ये महिला पैसे देकर अपनी हवस को पूरा किया करती थी और इस प्रकार से 2 हत्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर आपको जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सचेत नहीं हैं, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो किस तरीके से आपके घर में ही इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमसे जरूर बताएं। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।